देखिए दोस्तों, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ साहस तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। इसलिए जो है, अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ हट के करना है, तो आपको भीड़ से हट कर चलना होगा, अलग मेहनत करनी होगी, कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। ठीक है, मैं शशिकांत शर्मा, एसकांत क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। ये हमारा 5वां वीडियो है और देखिए 4 वीडियो बन चुके हैं, ये 5वां है। इसमें हम लोग जो है ब्रिटिश काल के कानून तथा अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश काल के कानून तथा अधिनियम में पहला जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। ठीक है, तो इस अधिनियम में क्या हुआ कि इस अधिनियम ने भारतीयों को जो है मामलों को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया। ठीक है, मतलब जो है अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी संभालती थी, लेकिन अब जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी शासी निकाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया, जो कैबिनेट का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, इसके बाद से जो अगला आया वो है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसके बाद से 20-20 साल पर जो है कितने अधिनियम आएंगे देखिएगा आगे। तो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम कंपनी के अधिकार पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, कंपनी को अधिकार दिया गया था जो है 15 साल के लिए, फिर जो है उसको आगे बढ़ा दिया गया। तो कंपनी के अधिकार पत्र को जो है 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार या चाय के व्यापार के संबंध में एकाधिकार प्राप्त रहा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। ठीक है, आगे क्या हुआ देखिए, फिर हमने बताया अभी आपको कि जो है 20-20 साल पर एक एक रूल आएगा। तो देखिए 1813 के बाद जो है 1833 में रूल आया, यानी 20 साल हो गया ना। तो देखिए चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, 3 चार्टर आएंगे। तो इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल की पदवी प्रदान की। उसे सभी तरह की नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान हुईं। ठीक है, मुंबई और मद्रास की सरकार को अपनी विधायी शक्ति से वंचित होना पड़ा और ब्रिटिश कालीन भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अंतिम कदम था। आगे क्या हुआ कि इस एक्ट के फलस्वरूप ही प्रथमतः भारत सरकार का आविर्भाव हुआ। ठीक है, जिसे ब्रिटिश शासकों द्वारा अधिकृत समस्त क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त था। आगे इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों का भी अंत हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर से 20 साल के बाद चार्टर एक्ट 1853 आया। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1853 में क्या नियम थे? इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों का पहली बार पृथक्करण हुआ। ठीक है, अलग अलग किया गया इनके अधिकारों को। इस अधिनियम के फलस्वरूप ही कंपनी के लिए लोक सेवकों की भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली का सूत्रपात हुआ। तो जो आज हमारे यहाँ सिविल सेवाएं परीक्षाएं होती हैं, तो उनकी बात हो रही है। लोक सेवाओं की भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली का सूत्रपात हुआ तथा डायरेक्टरों को अपनी शक्तियों से वंचित होना पड़ा। ठीक है, आगे क्या हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1858। इसके बाद तो 3 चार्टर एक्ट आए थे जो 20-20 साल पर आए थे। अब इसके बाद से देखिए जो है 53 के बाद जो है 58 में, तो भारत शासन अधिनियम 1858 में आया। इस अधिनियम के फलस्वरूप भारत की, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी और उसके तुरंत बाद जो है 1858 में नियम बन के आया था, क्योंकि अंग्रेज़ों को अब लग रहा था कि जो है क्रांति और भारतीयों से डर लगने लगा था। इस अधिनियम के फलस्वरूप भारत की सरकार क्षेत्र और राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित हुआ, अर्थात कंपनी का शासन भारत में ब्रिटिश ताज के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। मतलब ये हुआ कि जब तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम करती थी, अब उस ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार छीन लिया गया। और ये अधिकार किसको दे दिया गया? तो ये अधिकार दिया गया आपके ब्रिटिश ताज को दे दिया गया, यानी वहाँ की महारानी के हाथ में चला गया। अब जो है सारे डिसीजन वहाँ से होने लगे, जो रूल रेगुलेशन बनते थे वहीं से बन के आते थे। आगे क्या हुआ देखिए, भारत में ब्रिटिश ताज की शक्तियों का प्रयोग जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा होने लगा। इस प्रकार कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्थान इस
नए पद ने ले लिया। ठीक है, आगे क्या होगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, जिसकी सहायतार्थ 15 सदस्यों वाली काउंसिल ऑफ इंडिया थी। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भारतीय प्रशासन पर सर्वाधिक और नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त थीं। आगे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल उसका एजेंट होता था तथा वह ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। ठीक है, आगे क्या होता है देखिए, भारत अगला जो आएगा वो रूल, वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 58 के बाद 61 आया। भारत में पहली बार प्रतिनिधिक संस्थाओं की शुरुआत हुई ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि विधायी कार्यों के समय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में कुछ भारतीय भी शामिल हों। मतलब इसके पहले जो है भारतीय इसमें शामिल नहीं होते थे। ठीक है, तो इसका विरोध किया गया तो अब भारतीय भी शामिल होने लगे, लेकिन भारतीयों को केवल शामिल होने का अधिकार था और जो है वो लोग विरोध नहीं कर पाते थे। ठीक है, प्रश्न नहीं पूछ पाते थे। इससे जो है मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियाँ प्राप्त हुई, जिसके फलस्वरूप विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ। ठीक है, पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता मिली। अब इसके बाद जो है इससे गवर्नर जनरल को परिषद में सुचारू कार्य जो है व्यवहार करने के लिए नियम निरूपण की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, आगे अगला नियम जो आएगा वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, तो 92 में देखिए क्या होता है, इस अधिनियम के माध्यम से अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव के सिद्धांत का परिचय हुआ। ठीक है, और गवर्नर जनरल को तब भी नामांकन की शक्ति प्राप्त थी जब सदस्य अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते थे। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा विधायी परिषद के कार्य क्षेत्र में विस्तार हुआ, उसे बजट संबंधी चर्चा करने और कार्यप्रणाली के समक्ष प्रश्न रखने की शक्ति प्राप्त हुई। मतलब देखिए कि कैबिनेट में जो है जो भारतीय बैठने लगे, अब उनको प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। ठीक है, इसके पहले ये लोग प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, जो नियम बन गया वो बन गया। ठीक है, आगे क्या हुआ, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे तथा लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे। इसके द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम बदलकर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया और इसमें आधिकारिक बहुमत का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। आगे प्रांतीय विधायी परिषदों में अनाधिकारिक बहुमत की शक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषदों के आकार और कार्यप्रणाली को विस्तार किया गया। ठीक है, और अधिनियम के माध्यम से पृथक निर्वाचक मंडल की धारणा को स्वीकार कर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत भी की गई। आगे इस प्रकार अधिनियम के माध्यम से संप्रदायवाद को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इसके द्वारा लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक माना जाता है। अब देखिए भारतीय शासन अधिनियम 1919, तो जो 9 वाला आया था फिर उसके बाद 19 वाला आएगा। तो इस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी भारत में तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टे तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का अलग अलग निर्धारण कर प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण में कमी लाई गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को अपनी अपनी विषय सूची से संबंधित कानून बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया। ठीक है, और इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित 2 भागों में विभक्त किया गया। ठीक है, इसके बाद स्थानांतरित विषयों को गवर्नर द्वारा प्रस्तावित किया जाता था, जिसे अपने कार्य में विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री का सहयोग प्राप्त था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि आरक्षित विषय भी गवर्नर के अधीन थे, किंतु इसमें उसे कार्यकारी परिषद का सहयोग प्राप्त था, जो विधान परिषद के प्रति जिम्मेदार नहीं थी। शासन की इस दोहरी पद्धति को द्वैध शासन के नाम से जाना जाता था।
परंतु यह प्रयोग सफल नहीं रहा। इस अधिनियम के फलस्वरूप देश में द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनावों का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह द्विसदनीय विधानमंडल अस्तित्व में आया, जिसमें उच्च सदन राज्य परिषद और निम्न सदन विधानसभा का, ठीक है, प्रावधान था। इन दोनों सदनों के अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते थे। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि 6 सदस्यों गवर्नर जनरल काउंसिल में 3 सदस्य कमांडर इन चीफ को छोड़कर भारतीय होंगे, ठीक है। अब भारत शासन अधिनियम 1935, ये अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हमारे जो संविधान है वो संविधान में जो है 1935 से बहुत सारे नियम लिए गए हैं। तो इसलिए जो है परिसंघ अधिनियम के तहत प्रांतों और इकाइयों के रूप में रजवाड़ों को शामिल करके अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, ठीक है। फलस्वरूप इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के संदर्भ में हुआ। संघीय सूची केंद्र के लिए 59 मदों सहित और प्रांतीय सूची प्रांतों के लिए 54 मदों सहित और समवर्ती सूची केंद्र और प्रांत दोनों के लिए 36 मदों सहित आज भी हमारे यहाँ ये जो है सूचियाँ हैं, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आज भी है। तो इसीलिए हम आपको बताएं कि जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में जो है लगभग 65% रूल जो है यहीं से लिए गए हैं। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के रूल हमारे संविधान में लिए गए हैं। आगे देखिए, शेष अधिकार गवर्नर जनरल को दिए गए थे, तथापि संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रजवाड़े इसमें शामिल नहीं हुए। आगे देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों के द्वैत शासन का अंत हुआ तथा इसकी जगह प्रांतीय स्वायत्तता ने ले ली, ठीक है। प्रांत केंद्र के नियंत्रण से काफ़ी हद तक मुक्त हुए तथा इन्हें अपने अपने परिभाषित क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासन की स्वायत्तता प्रदान इकाई के रूप में जो है कार्य करने की आज़ादी मिली। और इसके अतिरिक्त इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की शुरुआत हुई, अर्थात प्रांतीय विधानसभा के प्रति जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह पर गवर्नर को कार्य करना होता था। अधिनियम के यह भाग वर्ष 1930 में प्रभावित हुआ, पर वर्ष 1939 में इसको त्याग दिया गया। आगे, केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन। देखिए, इस अधिनियम केंद्र स्तर पर द्वैध शासन अंगीकृत करने का प्रस्ताव था। फलस्वरूप संघीय विषय सूची को आरक्षित और स्थानांतरित विषय सूची में विभक्त किया गया, तथापि अधिनियम का यह प्रावधान जो है प्रभावी नहीं हुआ, ठीक है। आगे, प्रांतों में द्विसदनीय पद्धति। इस अधिनियम द्वारा 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय पद्धति की शुरुआत हुई और इस प्रकार मुंबई, बंगाल, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांतों के विधानमंडलों को 2 सदनों अर्थात विधान परिषद उच्च सदन और विधानसभा निचला सदन में बांट दिया गया। इन पर कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाए गए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1935 के अधिनियम के तहत परिसंघ और द्वैध शासन से जुड़े प्रावधानों के वर्ष 1947 तक प्रभावी न होने के कारण भारत सरकार का कामकाज 1919 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चलता रहा और इस प्रकार 1919 के अधिनियम के तहत किया गया कार्यकारी परिषद द्वारा 1947 तक जारी रहा। इसके द्वारा भारत के स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न देश घोषित किया गया और भारत के शासन के प्रति ब्रिटिश की जवाबदेही समाप्त हुई। इसके द्वारा केंद्र और प्रांत दोनों स्तरों पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। संवैधानिक प्रमुखों के रूप में नाम मात्र के लिए भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति की गई। दूसरे शब्दों में उन दोनों को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता था। आगे क्या हुआ कि इसने वर्ष 1946 में गठित संविधान सभा को 2 कार्य सौंपे। इसमें जो है संवैधानिक और विधायी, इन औपनिवेशिक विधायिका को इसने प्रभुत्व संपन्न संस्था घोषित किया, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आप जो है हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।
जय हिंद, जय भारत।